जय हिंद दोस्तों। सीटेट 2024 का रिजल्ट आ चुका है। जो लोग उसमें सफल हो गए हैं उनको तो आगे के करियर के लिए, आगे जो भर्ती वगैरह आएगी उसके लिए बधाई। बिहार में टीआरई 4 का एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ वैकेंसी जो है आपको फरवरी में संभावित है कि आ सकती है, तो उसके लिए वो आगे तैयारी करेंगे। बाकी जो नए अभ्यर्थी हैं जो सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं आगे के कैरियर के लिए, क्योंकि टीचिंग में अगर आपको जाना है तो या तो टेट या सीटेट क्वालिफाई करना होगा। सीटेट ऑल इंडिया लेवल पे काम करेगा, सेंट्रल के एग्ज़ाम में काम करते हैं, कुछ राज्यों में भी काम करता है साथ में, तो इसकी वजह से आप सीटेट करेंगे। बिहार में भी ये काम करेगा, दिल्ली में काम करेगा, यूपी में काम करेगा, ऐसे बहुत से राज्य हैं जिसमें सीटेट काम करता है, आप कर सकते हैं। बाकी जो सेंट्रल की भर्तियाँ आती हैं, जो केंद्र से जो भी आएगी, नवोदय विद्यालय की या आर्मी स्कूल की या अन्य जो भी केबीएस की, तो उसमें आपको ये काम आएगा, तो इसलिए आपको सीटेट करना जरूरी होता है। बाकी जो इसके डिटेल होगी उसको आपको एक अलग से वीडियो बना के, जब आपका फॉर्म आएगा, अगला फॉर्म 2025 का जो सीटेट है, अब जून जुलाई में संभावित रहेगा, जून जुलाई में ही जो अगला सीटेट होगा, तो उससे पहले फॉर्म आ जाएगा। जब फॉर्म आएगा तो आपको डिटेल से पूरी जानकारी दी जाएगी एक वीडियो में, स्पेशली शुरू से लेकर अंत तक सारी चीज़ों को समझाया जाएगा। फिलहाल छोटी छोटी बातों को जानते रहते हैं, क्योंकि जो असफल हुए हैं अभ्यर्थी उनको फिर दोबारा ट्राई करना है, उन्हें सफल होना है, कहाँ से गलती हुई वो देखना है। बात अलग है एग्ज़ाम से बाहर आने के बाद आपको पता चलता है क्या क्या चीज़ें गलत हुई। कई बार ऐसा होता है, जो पेपर देखते हैं, कोई देखता है तो आपको उससे हतोत्साहित हो जाते हैं कि सामने वाला कहता है पेपर तो अच्छा था, कोई खास नहीं था। वास्तविकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो स्थिति होती है, जो स्टूडेंट फेस करता है पूरी तैयारी के बाद, जो वहाँ फेस करता है, एग्जाम तैयारी उसकी अच्छी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ पर वो कितना करके आता है इस पर निर्भर करता है। तो वो स्टूडेंट का कंडीशन अभ्यर्थी वही जान सकता है जो उससे गुजरा होगा और वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होगा। बाकी लोगों के लिए होता है कि नहीं पेपर आसान है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने मेहनत पूरी की होगी, उसके बाद अगर असफल हुए तो फिर से आप प्रयास करिए। बाकी जो एग्ज़ाम से, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, वो भी इस चीज़ को कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पेपर ऐसा था, आसान था, तो आप गड़बड़ कर दिए। तो कोई अभ्यर्थी ये नहीं चाहता कि मेरा ना हो, जो भी चाहता है तैयारी करके सोचता है कि हमारा हो ही जाए, कंप्लीट हम इस बार कर लें चाहे जैसे भी। अब अगर एग्जामिनेशन बाहर करना, बाहर प्रैक्टिस सेट करना और एग्जामिनेशन हॉल में उसी प्रश्न को फेस करना, जो प्रेशर होता है एग्जामिनेशन हॉल का, उसके सामने आपको फेस करना होता है। बाहर बैठ के बोलना आसान होता है कि पेपर, बाहर देखने के बाद पेपर आसान था, पेपर सही था, ये तो करने लायक था, ये बाहर के लोगों के लिए आसान होता है। वही जब एग्जामिनेशन हॉल में वही इंसान जाएगा तो उसे, अगर जिस चीज़ पे उसे कमांड है, जिस चीज़ का है, अगर वो पेपर वो भी देने जाता है तो भी कुछ क्वेश्चन गलत करके आता है, और कुछ क्वेश्चन जो समझ नहीं पाएगा, बाद में पता चलता है कि ये तो ऐसे वहीं से उठाया गया था प्रश्न, कर सकते थे। तो ऐसा हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जिसका नहीं हुआ है आगे के लिए देखते हैं, आगे के लिए प्रयास करते हैं, और जो नए हैं उनको भी आगे तैयारी करनी होगी। तो किस तरीके से इसको तैयारी करनी है, आपको पहली चीज़ बता देते हैं कि छोटी छोटी स्टेप से आप इसको आगे बढ़ेंगे तो कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा जानकारी के हासिल करने की जगह प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप इसको क्वालिफाई करेंगे। टेट और सीटेट में यही फ़र्क होता है। बाकी जो डिटेल होगा आपको अलग से, जब फॉर्म आएगा तो आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा कि प्राइमरी में क्या है, अपर में क्या है, और किस तरीके से प्रश्न आप जो है कम तैयारी के बावजूद भी आप कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न होते हैं कि वहाँ बहुत तैयारी नहीं है तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिफाई ही करना है आपको। टॉप करने का आप करिए, टॉप अच्छा लाइए, जितना अधिक से अधिक ला सकते हैं ठीक है, अदरवाइज इसमें पास होना, एक क्वालिफाई करना जो क्राइटेरिया बनी हुई है वो आपको करना होता है। जनरल के लिए 90, SC OBC और ST के लिए 82, बशर्ते सब लोग 90 का ही टारगेट लेके चलें तो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डिटेल में आपको बताई जाएगी जब फॉर्म आएगा। अब जो है 2025 का वो जून और जुलाई में संभावित है एग्ज़ाम, जो इसका जून जुलाई के महीने में डेट पड़ेगा। तो फिलहाल आप छोटी छोटी चीज़ों से तैयारी करते चलिए। जैसे आपको यहाँ पर जो है प्रश्न दिया हुआ है, इसी तरीके से आपको छोटे छोटे प्रश्नों को दिया जाएगा, 1-2 प्रश्न करते हुए आपको सिखाया जाएगा। प्रश्न आपको यहाँ देखने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको याद कर लीजिए, बस इतना है कि तरीका समझना है। और आपको एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे,
ऐसे प्रश्न फेस करेंगे जहां बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती। ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती, केवल आपको समझ चाहिए। बाकी जो छोटे छोटे नॉलेज की जरूरत पड़ेगी जिन प्रश्नों में, वो नॉलेज आपको बीच में देते चलेंगे। इकट्ठा जब आप लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो वो ज़्यादा आपको फिर एग्जामिनेशन हॉल में आप वो फेस कर पाएंगे। वैसे प्रश्न इसकी गारंटी नहीं होती, लेकिन आप अगर सामने से फेस करेंगे इस तरीके से एक एक दो दो क्वेश्चन करते हुए चलेंगे तो आपकी छोटे में लेकिन स्ट्रांग तैयारी होगी। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप देखेंगे कि हर साल रिपीट होता है, अगर नहीं ध्यान दिए होंगे तो आपको जब फॉर्म आएगा तो आपको एक एक चीज़ बताएंगे किस वर्ष कैसे लगातार आप सीटेट में कहाँ से आप टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, क्वालिफाई ही करना है ना, पहला तो टारगेट है क्वालिफाई करना है। जो नहीं हो पा रहे उनको क्वालिफाई करना है, तो पहला चीज देखेंगे कहाँ से किस चैप्टर से अधिक प्रश्न उठा रहा है और किस तरीके से प्रश्न आ रहा है। तो वो डिटेल जब आपको आगे समझाया जाएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप कम तैयारी में भी कर ले जाएंगे। जितनी आपकी तैयारी अगर पिछले एग्जाम को दिए होंगे, जितनी तैयारी है उतने भी रखेंगे तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जो इस बार नहीं कर पाए तो अगली बार कर। स्ट्रेटजी आपको यहाँ पूरी बता दी जाएगी। बाकी जो कुछ सब्जेक्ट हैं, पेडागोजी का हो गया, प्राइमरी में जो पेडागोजी है, मैथ है, इन सब का जो है आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप, खासतौर से मैथ जो आपका डिस्टर्ब होता है उसको भी स्टेप बाय स्टेप और पेडागोजी को पूरा बताया जाएगा। बाकी हिंदी, इंग्लिश या लैंग्वेज आप जो भी लेते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो स्ट्रेटजी बता दी जाएगी। इतना तो आप जान जाएंगे कि आप कम से कम पढ़ के भी उसको क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो स्पेशली आपको यहाँ पर प्राइमरी वालों के लिए मैथ और पेडागोजी रहेगा, 6 से 8 वालों के लिए भी यहाँ पेडागोजी रहेगा, और जो मैथ्स में रहेंगे साइंस में उनके लिए मैथ्स स्पेशल रहेगा। बाकी सोशल वालों के लिए भी यहाँ तैयारी कराई जाएगी जिससे आप क्वालिफाई कर लें। स्ट्रेटजी पहली चीज होती है कि किस तरीके से क्वेश्चन को देख के हम सॉल्व कर लें। यहाँ पर आप जब कोई भी किसी भी फील्ड के हों, 6 से 8 हों, 1 से 5 हों, सोशल के हों, चाहे आप समाज विज्ञान के हों, चाहे मैथ के हों, मैथ और साइंस के, वो आप सबको एक तरीका समझाएंगे जिससे आप आसानी से कर सकेंगे पेपर। सब्जेक्ट का नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तब भी कर ले जाएंगे। प्रश्न जो फैक्ट आते हैं वो ज़्यादा एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर उठाए जाते हैं, वो भी कैसे पढ़ना है ये पूरा बताया जाएगा। फिलहाल जो आपको छोटे छोटे जो पार्ट में, क्लिप में, छोटे छोटे वीडियोस में जो आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं ये बताते चलेंगे 1 to 5 का, 6 to 8 का। यह इसलिए है कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझिए। कुछ उसमें फैक्ट जो यूज होता है वो भी आपको बताया जाएगा, कुछ तरीका जो है वो भी बताया जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा अभी करते रहिए, जब तक कि फॉर्म नहीं आ रहा है तब तक एक एक प्रश्न को एंजॉय करते रहिए, समझते जाइए। पढ़ना लास्ट में जाकर पूरा प्रेशर देखिए वो अलग चीज़ है, अभी से हल्का एंजॉय करते हुए हल्की स्टडी करते रहिए तो ज़्यादा आप अच्छा कर पाएंगे। इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब टेट पढ़ते हैं तो उसमें टेंशन लेना होता है, उसको रटना होता है। वहाँ पर जो है फैक्ट ज़्यादा होता है, वहाँ रटना ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर आपको ध्यान देना होता है कि रटना है। यहाँ पर आपको रटने की जगह समझना होता है। तो आप चाहें तो इसमें कम जानकारी के बाद भी आप समझ के क्वेश्चन कर सकते हैं। फैक्ट आपके पास ज़्यादा नहीं है तब भी। टेट वगैरह किसी भी स्टेट के हों वहाँ पर फैक्ट ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि हर पार्ट में पेडागोजी एंट्री किया रहता है। पेडागोजी का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से रट के ही जाइए। बहुत कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, टर्म आपको पता होना चाहिए, छोटे छोटे टर्म को केवल समझते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादातर प्रश्न जो है एक दूसरे जो टर्म यूज होते हैं वो हमेशा रिपीट होते रहते हैं, उसी में आपस में प्रैक्टिस करेंगे। अगर पिछले एग्जाम की उसको समझ के प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, केवल प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और कौन सी बुक आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा अच्छी होगी, पेपर सेट तो आपको करना ही करना है, प्लस कौन सा बुक आपके लिए बेटर होगा। मार्केट में बहुत सारी बुक है लेकिन हर बुक उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती है जो सीटेट तक जाए। टेट तक तो जाती हैं बहुत सारी, लेकिन सीटेट के लिए हर बुक सही नहीं है। वो भी बताया जाएगा कौन सा बुक आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो अभी आप छोटे छोटे पार्ट में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को समझिए और कुछ टर्मोलॉजी को, जो टर्म है उसको सीखिए और हल्का हल्का छोटा नॉलेज लेते चलिए। तो यहाँ पर फिलहाल आपके जो सामने प्रश्न दिख रहा है, तैयारी के पर्पज से आप देख रहे हैं, यह एग्जाम में आया हुआ है, सीटेट के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है 1 to 5 में। 1 to 5 के एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन ये मैथ्स का प्रश्न है। लेकिन मैथ पेडागोजी में, मैथ्स में जैसे हर पार्ट में, चाहे आप 6 से 8 में जाइए, चाहे 1 to 5 में जाइए, 50% मार्क। जैसे आपका मैथ्स में कितना आना है 30 नंबर का, तो 15 और 15, तो 15 जो न्यूमेरिकल होता है, 15 जो है मैथ पेडागोजी होता है। इसी तरीके से हर पार्ट में होता है, चाहे 6 to 8 में जाइए, 30 नंबर का जो पेडागोजी अलग से आता है, उसके अलावा हर पार्ट में उस सब्जेक्ट का पेडागोजी आता है।
तो इसकी वजह से आपको यहाँ पेडागोजी का वेटेज हर जगह ज़्यादा दिखता है। वो आपको पूरा डिटेल आपको एक अलग से वीडियो बना के उसको समझाया जाएगा। अगर आप उसको तैयारी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको अलग से पूरा डिटेल एक बार वीडियो में क्या पढ़ना है 6 to 8 को और 1 to 5 को किस तरीके से तैयारी करनी है वो पूरा डिटेल दिया जाएगा। पसंद आता है जैसे वीडियो आपको समझ में आ रहा है चीज़ें, तो आप सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों तक भी इसको पहुंचाइएगा ताकि हमारे मनोबल बढ़ता रहे और इसमें संख्या बढ़ती रहे आप लोगों की। साथ में वीडियो जो लाइक करिएगा, अगर पसंद आता है तो समझ में आएगा, और साथ में आप कमेंट करिएगा। अगर कोई चीज़ आपको चाहिए, स्पेशली कुछ आपको जानना हो किसी कोई पार्ट, तो वो भी कमेंट करिए, तो उस पर प्रयास किया जाएगा कि आपके लिए स्पेशल अलग से डेडिकेटेड वीडियो डाल दिया जाए। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं यह प्रश्न 1 to 5 का मैथ्स से है, मैथ्स पेडागोजी। देखिए प्रश्न क्या है। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। प्राथमिक स्तर पर ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक 1 to 5 की बात की जा रही है, 1 से 5 तक का बच्चा है। आगे क्या है, ऑप्शन देखते हैं। पहला क्या है, पहला क्या कर रहा है, आपको प्रश्न एक बार देख लेना होगा, उसका मेन पॉइंट समझ लेना है कि मेन पॉइंट क्या है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने पर संख्याओं को पढ़ाने की बात की जा रही है। क्या पढ़ाना है, संख्या को पढ़ाना है। इतना माइंड में रखिएगा कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, संख्या पढ़ाना है। आगे चलते हैं, जब भी प्रश्न करिए आप पेडागोजी या किसी या मैथ्स का या किसी पार्ट का या सोशल का, तो वह मेन पॉइंट को दिमाग में रख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मेन पॉइंट को दिमाग में, क्या है, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है क्योंकि हम प्राथमिक क्या है प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, साथ में संख्याओं को पढ़ाने के लिए संख्या पढ़ाना है। आगे चलिए, संख्याओं के अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हाँ ठीक है, ये शुद्ध होगा। क्या है, संख्याओं के अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या यह ऑप्शन सही है? देखिए एक चीज आपको बार बार बताते हैं कि एलिमिनेट करना सीखिए। एलिमिनेट करिए मतलब निकालना, कि यह प्रश्न यह ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं है, बाकी यह ऑप्शन जो ऑप्शन को आपको कॉन्फ्लिक्ट लगता है, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन, उसमें आप ले सकते हैं, बशर्ते आपको देखेंगे जब आप हटाना शुरू करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न, मैक्सिमम प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जहां 2 ऑप्शन पूरी तरह हट जाएंगे, 2 ही ऑप्शन में आपको कॉन्फ्लिक्ट लगेगा, 2 ही ऑप्शन में आपको दिक्कत आएगी, बाकी जो 2 ऑप्शन तो आसानी से निकल जाएंगे। नहीं तो आप बेकार में उसमें भी टाइम वेस्ट करेंगे, तो उसको पहले हटा लीजिए। देखिए क्या, संख्याओं के अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या करना है, संख्या को पढ़ाने के लिए उनके अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना। अब अंतर्दर्शी वर्ड आपको नहीं अगर क्लियर हो रहा है तो उसको छोड़िए, लगता है कि यह हो सकता है तो रखे रहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। संख्याओं को लिखना और अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। ठीक, अगला ऑप्शन, संख्याओं में अनुक्रम और संगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न आप आसानी से पढ़ रहे हैं, आराम से समझ रहे हैं, समझ के करेंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं कि एग्जाम में आप इतना आसानी से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि आप पहले जब प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, तो वहां पर आपका तरीका आप पहले से तय करिए। तरीका क्या है, आपको ये पढ़ना है, मेन पॉइंट समझ लेना है, क्या संख्या को पढ़ाना है, ये दिमाग में रख लेना है। अब आगे चलते हैं, इसको चारों ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं, आराम से पढ़ लेंगे, उसके बाद नीचे ऑप्शन को भी एक बार देख लेंगे, तब आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है दिया हुआ है, लेकिन यहाँ चूंकि 2-2 का पेयर बनाया है, दैट मीन्स आपको पता चल गया कि यहाँ 2 ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है, हमेशा एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर निकालना होता है। हो सकता है आपको 2 आंसर लगे कि ये भी सही है, या 3 सही लगे, लेकिन आपको परफेक्ट जो मेन पार्ट वो दिखाना होता है। सीटेट में ऐसे ही प्रश्न होते हैं। अब आते हैं प्राथमिक स्तर पर, पहला पॉइंट तो यही ध्यान देना है कि प्राथमिक का बच्चा 1 से 5 तक का बच्चा कितना सीख सकता है, उसकी क्षमता क्या हो सकती है। घर परिवार में या कहीं भी आप देखे होंगे तो 1 से 5 तक का बच्चा कितना बड़ा होता है, वो ध्यान में रखना है। बड़ा बच्चा नहीं है कि उसको आप सब कुछ लिखा पढ़ा दीजिए, तेज बना दीजिए, तो वो नहीं हो जाएगा, टेक्नोलॉजी सीख ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको ध्यान देना, प्राथमिक स्तर का बच्चा है, उसको क्या है, संख्याओं को पढ़ाना है, संख्या पढ़ाना है। अब पॉइंट देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आप जब देख रहे हैं तो बी और सी दिया है, ए और डी दिया है, सी और डी दिया है, ए और बी दिया है। यहाँ पर जैसे ही आप कुछ एलिमिनेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ पार्ट खत्म हो जाए। देखिए इसमें से आपको पहला देख लिया, संख्याओं को अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंतर्दर्शी समझ मतलब संख्या को समझना चाहिए, खुद जो है उसके समझने का, उसके मानसिक जो है
चिंतन करने की क्षमता जो है वो समझ के पढ़े, संख्या को जो है इस तरीके से सीखे, वो मानसिक चिंतन करके उसको समझे, संख्याओं के अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करे, ताकि बच्चा उसके आलोचना और क्या साइड बैक है, क्या है उसमें अच्छा नंबर है, उसको इस तरीके से सीखे, अंतर्दर्शी समझ रखे, न कि सीधा सीधा रटे जाए। तो अंतर्दर्शी समझ के लिए प्रोत्साहित करना, उसके लिए उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये चीज़ अंतर्दर्शी, अंतर मतलब अंदर से, दर्शन मतलब दर्शन करना, अंदर खुद ही दर्शन करना, खुद मानसिक समझ पैदा करना उसके अंदर। वर्ड दो वर्ड से बना है ना, अंतर्दर्शी, तो मतलब अंतर्दर्शी, उसके चेंज को समझना, उसके बारे में समझना। ठीक है, संख्याओं में डिफरेंस क्या है, क्या चीज है, ये सारी चीजें उसको जानना। तो वो कैसे करेगा, वो मानसिक क्रिया द्वारा। तो मानसिक क्रिया करने पर प्रोत्साहित करना, ये ऑप्शन सही लग रहा है, हो सकता है। चलिए ये हो सकता है, आगे चलते हैं। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। तो पहली बात तो एक चीज ध्यान दीजिए कि लिखना, बच्चे को लिखने पर ज्यादा, जो 1 से 5 तक का बच्चा है, आप देखेंगे क्लास स्कूल वगैरह में पढ़ाया जाता है, तो उनको क्या किया जाता है, काउंटिंग सिखाई जाती है, गिनती बोल के करते हैं, ABCD बोलते हैं, AB। लिखना उन्हें नहीं आता है, लेकिन बोलना जो है सीख जाते हैं। पहले क्या सीखते हैं, बोलना, बाद में लिखना। तो पहले नंबर है तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 वो सीखते हैं, बाद में लिखना शुरू करते हैं, क ख ग घ पढ़ते हैं, ABCD, तो वो पढ़ते हैं, लिखना बाद में। तो यहाँ पर कह रहा है कि संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। तो संख्या को लिखना और अनुक्रम में, स्टेप बाय स्टेप जो अनुक्रम होता है उस क्रम में उनको पढ़ाना चाहिए। क्या यह ऑप्शन सही लग रहा है? तो यहाँ पर पहली चीज, लिखना और अनुक्रम में पढ़ाना, यह छोटे बच्चे के लिए उचित नहीं है। आपको समझना होगा कि लिखना, जो हम क्या करें, सबसे परफेक्ट आंसर निकालना, उनको लिखना पढ़ना तो है ही, आगे लिखना है, लेकिन 1 से 5 तक का बच्चा है तो यह परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता कि उनको लिखना और अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। तो यही बात हुआ कि गणना से पहले, ये तो पहले ही गलत हो गया। ये ऑप्शन तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, सी ऑप्शन पहले ही बता चुके हैं कि बच्चों, देखिए ये चीज अगर आप पकड़ लिए तो ये हमेशा काम करेगा। आपको अन्य क्वेश्चन में भी आप ऐसे आएंगे ऑप्शन, तो आप सीधे निकाल सकते हैं कि बच्चे का गुण जानिए, कि बच्चा जो छोटा है 1 से 5 तक का है, वो पहला काम कि लिखने से पहले बोल के सीखता है, चाहे ABCD हो, चाहे 1 2 3 हो, वो बोल के सीखता है, देन लिखने का काम करता है। तो शुरुआती जो 1 से 5 का बच्चा होता है, पहले उसको बोलना सिखाया जाता है। गणना, गिनती है तो गणना करना सिखाया जाता है, ABCD है तो उसको बोल के सिखाया जाता है, बाद में वो सीखता है। तो क्या है, गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक के रूप में लिखना। तो यह तो सीधा गलत हो गया आपके पास। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से। अगर ऑप्शन आप देखना चाहेंगे तो कौन सा हट सकता है, तो ये ऑप्शन सीधा सीधा नहीं है, क्लियर हुआ है। ये ऑप्शन भी नहीं है। इस तरीके से देखा जाए तो अगर सी आपने एक भी निकाल लिया तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन निकल गया, ये ऑप्शन निकल गया, बच्चा कौन, ए और ये। दैट मीन्स देखिए ये ऑप्शन निकल गया नहीं है और यह सी ऑप्शन निकल गया। जब 2 ऑप्शन आपके पास निकल गया तो बचा क्या है, तो बचा क्या है आपके पास, बी। यहाँ देखिए अब यहाँ पर 2 ऑप्शन केवल बच रहे हैं, इसमें ए और डी है, इसमें ए और बी। दैट मीन्स ए तो ऑप्शन सही है, यहीं से आपको क्लियर हो गया। इस तरीके से एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ आपको पकड़ आएगी, ध्यान आएगा। लेकिन अगर आपको समझ से करना है तो भी आप समझ सकते हैं। संख्याओं का अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दैट मीन्स उनको मनन करना, अपने से सीखना, अंतर जानना कैसे क्या है, यह समझ मानसिक क्रिया द्वारा सीखना बेस्ट होता है बच्चों के लिए। खेल खेल में सीखना बेस्ट होता है बच्चों के लिए, उनको खुद मौका देना कि वो सीखें, ये बेस्ट होता है बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए क्या अच्छा होता है यह पहले जानिए, सीखिए 1 से 5 तक के। जब आप जान जाएंगे तो ऐसे प्रश्न ऑप्शन को देखते ही आप मारेंगे कि यह सही है। तो जब एक सही मिलता है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पहले गलत हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपने पढ़ा था संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना, वही बात यहाँ भी हो रही है। यहाँ गणना से पहले लिखना और यहाँ पर लिखना और अनुक्रम में। तो अनुक्रम का ध्यान देकर उन्हें पढ़ाना। बच्चों का ये जरूर नहीं है कि वो अनुक्रम से ही सीखें। नंबर जो है इसको एकदम बिल्कुल अनुक्रम से ही कराना, लिखना साथ में लिखा, लिखना अनुक्रम से पढ़ाना। तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सिस्टमैटिक एकदम पूरी तरह से। तो यह आपका गलत हुआ। तो बी और सी ऑप्शन गलत हुआ। तो यहाँ पर देखिए बी सी वाला पहले गलत हो गया, यहाँ सी है ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ बी है यह गलत हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। एलिमिनेट किया गया है कि हमने पकड़ लिया 2 ऑप्शन गलत है। बाकी अब चौथा ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना, मतलब अनुक्रम असंगति, जो अनुक्रम यहाँ करा, देखिए जस्ट अपोजिट दोनों है, ये सही होगा तो
क्या होगा, ये गलत होगा तो ये सही। अपोजिट है जस्ट अनुक्रम में पढ़ाना या अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना। तो आपने इसको गलत किया तो मतलब ये सही होगा। क्लियर हुआ? यह गलत तो यह सही। ऑप्शन में आपको ऐसे बहुत मिलता है, जब बस आप ध्यान देंगे तब आपको यहीं से पता चल जाएगा कि अनुक्रम में पढ़ाना या अनुक्रम असंगति, मतलब अनुक्रम का न ध्यान न देते हुए उसको प्रोत्साहित करना कि आप सीखो, बस आपको सीखना है, संख्याओं को केवल सीखना है, अनुक्रम पे विशेष ध्यान नहीं। इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर लिए और सारी चीज़ें इसमें आपने अपनाई। अब यह आपको इतना समय लगा समझने में, लेकिन जब एग्ज़ाम में आप करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि तरीका आपने सीख लिया कि हमको पहले देखना क्या नहीं हो सकता। ऐसे अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको तो ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर एक गलत हुआ तो आपको यहाँ से सीधे निकाल लीजिए कौन सा ऑप्शन पहले हट गया, क्योंकि उसके साथ पेयर लग गया है तो आपको हट जाना चाहिए। हमने सी निकाल दिया तो सी के साथ ये है, सी यहाँ भी है, तो ये ऑप्शन तो पहले हट गया, तो आपका पहले क्रॉस करिए कि ये हटा, ताकि आपका माइंड साफ हो कि अब क्या करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अनुक्रम देख रहे हैं कि अनुक्रम में पढ़ाना है, अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना, तो ये सीधा सीधा अपोजिट हो गया। हमने ये गलत कहा तो इसका मतलब ये सही होगा, दैट मीन्स पहला और लास्ट ऑप्शन सही हो गया। ऐसे ही कुछ न कुछ रिलेशन रहता है। अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करने का मतलब है कि उनको स्टेप बाय पूरी तरह से अनुक्रम में रखने की जगह उनको सीखने पर बल देना चाहिए, उनको काउंटिंग करके मौखिक रूप से गणना के रूप में उनको सीखने देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ऐसे भी 1 से 5 तक का बच्चा बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक करके आप अगर उसको प्रयास करेंगे कि सिखाएं अनुक्रम में पूरी तरह से, तो यह मुश्किल होता है, उनके लिए ज़्यादा टफ होता है। आप जानते हैं 1 से 5 का बच्चा कितना सीख सकता है, वो जैसे भी सीख रहा है आगे पीछे करके धीरे धीरे उसको सिखाया जाता है। तो 1 से 5 का बच्चा, आप उसको बड़े सोच लेंगे तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, सारा प्रश्न गलत हो। अब यहाँ से आप समझ लीजिए, इस प्रश्न में जो भी आप सीखे, जो भी आपके माइंड में 2 बातें आई, वो आपको एग्जाम में काम आएगा। और प्रैक्टिस जब लास्ट एग्जाम से पहले आपको यहाँ प्रैक्टिस कराया जाएगा, लगातार प्रैक्टिस कराया जाएगा। एक दिन में पूरे प्रश्न पेपर को सॉल्व कराया जाएगा, उससे आप ज़्यादा सीख लेंगे। उस समय आपको लगातार प्रैक्टिस कराया जाएगा। फिलहाल आपको ये छोटी छोटी बातों को समझना है और ये हम माइंड में रहेगा तो आप एग्जाम में जाएंगे। अभी से है प्रैक्टिस कराएंगे, उस समय भी माइंड में आपके आएगा ये सब चीज़ें, और फिर एग्जाम में आप सही मार के आएंगे और कम समय में करके आएंगे। इसलिए आप इसको थोड़ा थोड़ा समझते रहिए। यह मत सोचिए कि एक प्रश्न से क्या होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। यहाँ आपने बहुत कुछ सीख लिया। और दूसरी चीज़, इसको जो है आप इस वीडियो को जो है, इस जो एक्सप्लेनेशन हुआ है जैसे आपने सॉल्व किया, इसको 1 बार 2 बार और देखिएगा, जब आप समझ में आएगा। दूसरी चीज़, इसको अपने से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है फिर से जो प्रश्न है ये जो लगा है ठीक इससे पहले का जो है स्क्रीनशॉट लेके आप उसको अपने से समझिएगा। और जब अपने लेवल पर समझने का प्रयास करेंगे, अभी तुम मेरी आवाज़ से मेरी बात समझ रहे हैं, अपने समझेंगे तो ये आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा। प्रश्न ऐसे ही आते हैं, तरीका यही है, इस तरीके से। अब आगे चलते हैं। ऐसे ही आपको कुछ प्रश्न के जो टर्मोलॉजी है, आपको छोटे छोटे टर्म हैं वो सब आपको समझ में आएंगे, कैसे इसको करना है। और भी जो छोटे क्लिप आपको डाले वहाँ पर आपको बताया नेगेटिविटी कैसे गलत होती है, तो वो जरूर देखिएगा। पिछला जो वीडियो और भी छोटे छोटे क्लिप है उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको आगे समझ बढ़ेगी।